मराठवाड़ा शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित श्री शिवाजी महाविद्यालय परभनी हिंदी विभाग बीए द्वितीय वर्ष द्वितीय भाषा हिंदी की इस ऑनलाइन तासिका में आप सभी का मैं प्राध्यापक डॉक्टर शेषराव लिंबाजी राठौड़ हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, यह बीए द्वितीय वर्ष का तृतीय सत्र है और इस तृतीय सत्र के प्रश्न पत्र का शीर्षक है कथेतर गद्य। और आज हम इस कथेतर गद्य नामक प्रश्न पत्र के पाठ्य घटक इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर की चर्चा करने जा रहे हैं। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर एक व्यंग्य रचना है और इस व्यंग्य रचना के लेखक का नाम है हरिशंकर परसाई जी। हरिशंकर परसाई जी आधुनिक काल के एक बहुत ही उच्च कोटि के व्यंग्य रचनाकार हैं। उनका सबसे पहले मैं आप सभी को परिचय करके देता हूं। हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 को जमानी गांव, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश के एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ। वे कुल 2 भाई और 2 बहनें थे। स्वयं हरिशंकर परसाई जी अविवाहित रहे। मैट्रिक नहीं हुए थे कि उनकी मां की मृत्यु हो गई और लकड़ी के कोयले की ठेकेदारी करते पिता को असह्य बीमारी हो गई। फलस्वरूप या परिणाम स्वरूप गहन आर्थिक अभावों के बीच पारिवारिक जिम्मेदारियां उठानी पड़ी। यहीं से हरिशंकर परसाई जी का वास्तविक जीवन संघर्ष शुरू हो गया, जिसने ताकत भी दी और दुनिया की शिक्षा भी दी। फिर हरिशंकर परसाई जी पढ़ते पढ़ते आगे बढ़े। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। उसके बाद डिप्लोमा इन टीचिंग का कोर्स भी किया और ये सब करने के बाद कुछ वर्षों तक उन्होंने अध्यापन का कार्य भी किया, किंतु लेखन के प्रति उनके मन में विशेष लगाव होने के कारण अध्यापन कार्य को छोड़कर वे पूर्णतया साहित्य सेवा में संलग्न हो गए। बाद में जबलपुर से इन्होंने वसुधा नामक साहित्यिक पत्रिका का संपादन और प्रकाशन कार्य शुरू किया। कुछ वर्षों तक आर्थिक कारणों से यह पत्रिका बंद हो गई। इनकी प्रतिभा निबंध तथा काव्य सृजन में प्रस्फुटित हुई है। इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं उसमें हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दीन फिरे जो कहानी संग्रह हैं, रानी केत की कहानी, तट की खोज, ये उपन्यास हैं। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमान की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार की ताबीज, शिकायत मुझे भी है, विकलांग श्रद्धा का दौर, जिसको बाद में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तुलसीदास चंदन घिसे, हम एक उम्र से वाकिफ हैं, जाने पहचाने लोग, और अंत में आदि व्यंग्य निबंध संग्रहों का लेखन कार्य भी हरिशंकर परसाई जी ने किया है। इनकी रचनाओं के अनुवाद लगभग सभी भारतीय और अंग्रेजी भाषा में हुआ है। इस बात से पता चल जाता है कि हरिशंकर परसाई जी कितने उच्च कोटि के प्रतिभाशाली साहित्यकार थे। इनकी रचनाओं का अनुवाद भारत की सभी भाषाओं में और खास करके अंग्रेजी भाषाओं में भी हुआ। परसाई जी रचनावली शीर्षक से 6 खंडों में रचनाएं संकलित हैं और ऐसे महान साहित्यकार का निधन 10 अगस्त 1995 को हुआ। विद्यार्थी मित्रों, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, हरिशंकर परसाई जी आधुनिक काल के एक उच्च कोटि के महान रचनाकार और खासकर व्यंग्य रचनाकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। हरिशंकर परसाई जी अपनी रचनाओं में व्यक्ति और समाज की दुर्बलताओं और विडंबनाओं पर गहरी चोट करते हैं। इनकी गणना हिंदी के व्यंग्य सम्राट में की जाती है। इनका व्यंग्य व्यक्तिगत राग द्वेष या सस्ते मनोरंजन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसके अंतराल में कोई गहरा जीवन बोध व्यंजित होता है। अब हम पाठ पर आएंगे। पाठ का शीर्षक है अपने पाठ्य घटक का इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। बहुत ही आकर्षक शीर्षक है, सटीक शीर्षक है। इस इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर व्यंग्य रचना के जो प्रमुख पात्र हैं उसमें एक
इंस्पेक्टर माता दीन, 2 गृह मंत्री, 3 सचिव, 4 पुलिस, 5 कोतवाल, 6 मुंशी अब्दुल गफूर, 7 बलभद्र। इसके अतिरिक्त भी पात्र हैं, लेकिन ज़्यादातर इन्हीं पात्रों का बार बार जिक्र हुआ है प्रस्तुत रचना में। मित्रों, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर जो व्यंग रचना है, इसमें किन किन विषयों को लेकर चर्चा हुई है या किन किन विषयों को लेकर व्यंग किया है, वो 4-5 मुद्दे, 5-6 मुद्दे आपके सामने मैं पहले स्पष्ट करता हूँ। एक, यह बहुत ही बहुचर्चित व्यंग रचना है, एक बात। 2, भ्रष्टाचारी पुलिस यंत्रणा जो है उस पर प्रस्तुत रचना में करारा व्यंग किया गया है। 3, निर्दोष को सजा, जैसे ऊपर का मुद्दा आया था भ्रष्टाचारी पुलिस यंत्रणा, जहाँ भ्रष्टाचारी पुलिस यंत्रणा होगी वहाँ निर्दोष को सजा होना सहज स्वाभाविक है। तो इस रचना के माध्यम में, इस रचना में किस प्रकार से निर्दोष को सजा दी जाती है, इसका भी जिक्र प्रस्तुत रचना में किया गया है। 4, विज्ञान और वैज्ञानिक को नकारना। मित्रों, जैसे कि विज्ञान आधुनिक काल में अब उन्नति के शिखर की ओर पहुंच रहा है। विज्ञान साधारणतः तर्क की बात करता है, सत्य को हमारे सामने प्रकट करता है, पर इंस्पेक्टर माता दीन जैसे कुछ अलग किस्म के कर्मचारी या पुलिस विभाग के लोग विज्ञान और वैज्ञानिक को किस प्रकार से नकारते हैं, उसका भी जिक्र, उसकी भी चर्चा प्रस्तुत रचना में की गई है। 5वां विषय इसका है वह अंधा कानून। पुलिस जहां रिश्वतखोर हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है, या सरकार का उस पर कोई नियंत्रण नहीं रहता, तब वह खुद के कानून को स्थापित करने का प्रयत्न करती है। उसे हम हमारी भाषा में अंधा कानून कहेंगे। उस अंधा कानून की चर्चा भी इस रचना में की गई है। 6, अकार्यक्षम पुलिस यंत्रणा। अकार्यक्षम पुलिस यंत्रणा तभी हो सकती है जब ऊपर के विभाग का उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता, या सरकार का नियंत्रण नहीं होता, या सरकार की धाक नहीं होती। और जब अकार्यक्षम पुलिस यंत्रणा हो, वहाँ जनसामान्य को न्याय मिलेगा यह अपेक्षित नहीं होता है। वहाँ गुंडागर्दी बढ़ेगी, वहाँ अपराधी भाग जाएंगे और निरपराध लोगों को ही पकड़ा जाएगा, ऐसा वहाँ माहौल होता है। ऐसे अकार्यक्षम पुलिस की यंत्रणा के संबंध में भी बहुत ही सुंदर ढंग से हरिशंकर प्रसाद जी ने यहाँ चर्चा की है। 7, वेतन पर बहस। इंस्पेक्टर माता दीन जैसे लोग वेतन पर बहस करते हुए यहाँ ये चर्चा करते हैं कि कम वेतन होगा तो पुलिस किस प्रकार से काम करेंगे, चुस्त होकर, तरबेज होकर, कर्तव्यपरायण बनकर वो काम करेंगे, मुजरिम को ढूंढेंगे, अपराधियों को पकड़ेंगे, इस पर यहाँ चर्चा हुई है। इसीलिए वेतन कम हो कि ज़्यादा हो, इस पर बहस यहाँ जरूर हुई है। 8वां मुद्दा जो है वह स्वच्छ और सक्षम प्रशासन का रहस्य। स्वच्छ और सक्षम प्रशासन का रहस्य किस प्रकार का होता है, इसके संबंध में इंस्पेक्टर माता दीन प्रस्तुत रचना में जो प्रकट करते हैं विचार, उस पर भी चर्चा यहाँ हुई है। 9, पुलिस प्रशासन पर तीखा व्यंग प्रस्तुत रचना में किया है। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि हरिशंकर प्रसाद जी व्यंग रचनाकार हैं। अपनी प्रतिभाशाली प्रतिभा से वो पैने व्यंग को अपनाते हुए समाज के जो गंभीर प्रश्न हैं उस पर व्यंग करते हैं। प्रस्तुत रचना में भ्रष्ट, कर्तव्यहीन और बिगड़ी हुई जो पुलिस है उस पर तीखा व्यंग करने का काम रचनाकार ने किया है। अब हम रचना की ओर जाते हैं। मित्रों, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर इस व्यंग की शुरुआत इस प्रकार से होती है। जैसे कि वैज्ञानिक कहता है कि चांद पर जीवन नहीं है, वैज्ञानिक ठीक कह रहा है कि चांद पर अभी तक जीवन स्थापित नहीं हुआ है, हमारे जैसे मनुष्य नहीं है। पर सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर माता दीन वैज्ञानिक को नकारते हुए, वैज्ञानिक को ठुकराते हुए क्या कह रहे हैं कि वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं, वह हमारे जैसे ही मनुष्यों की आबादी है। विज्ञान ने हमेशा इंस्पेक्टर माता दीन से मात खाई है। देखिए अब विज्ञान कहाँ पहुँच गया है, फिर भी माता दीन जैसे पुलिस के इंस्पेक्टर के जैसे लोग हैं वे उनको नकारते हैं। ये अपनी चाल से ही चलते हैं, अपने मनगढ़ंत विचारों को यहाँ रखते हैं, इसलिए विज्ञान तक इनसे मात खा लेता है। माता दीन निर्दोष को सजा दिला ही देते हैं। बिल्कुल सटीक वाक्य लिखा है हरिशंकर प्रसाद जी ने इस व्यंग में कि माता दीन किसके लिए माहिर हैं,
माता दी निर्दोष को सजा दिला देते हैं। निर्दोष को सजा दिलाने में ही वो अपनी कर्तव्य परायणता, अपनी धन्यता समझते हैं। माता दीन का कहना है कि ये वैज्ञानिक जो हैं वो केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन का अर्थ है शोध, ठीक ढंग से नहीं करते। उन्होंने चांद का उजला हिस्सा ही देखा है और कह दिया कि वहां जीवन नहीं है। मैं चांद का अंधेरा हिस्सा देखकर आया हूँ, वहाँ मनुष्य जाति है। ये बात सही है क्योंकि अंधेरे पक्ष के माता दीन माहिर माने जाते हैं। यानी जो गलत हैं उस कार्य को करने के रूप में ही माता दीन पूरी पुलिस यंत्रणा में माहिर माने जाते हैं। एक दिन चांद की सरकार भारत सरकार को खत लिखकर कहती है कि हमारी सभ्यता बहुत आगे बढ़ गई है। चांद की सरकार ने भारत सरकार को कहा पत्र खत लिखकर कि हमारी सभ्यता अब अच्छे प्रकार से आगे बढ़ गई है, पर क्या है, पर हमारी पुलिस में पर्याप्त सक्षमता नहीं है। पर एक खेद की बात एक प्रकट की उन्होंने कि उनकी जो पुलिस है वो पुलिस पर्याप्त सक्षम नहीं है या कर्तव्यपरायण नहीं है। वह अपराधी का पता लगाने और उसे सजा दिलाने में सफल नहीं होती। क्या कह रहे हैं वे कि वो अपराधी को पकड़ नहीं पाते और पकड़कर उनको सजा दिला नहीं पाते, सफल नहीं होते। हमने सुना है, क्या आशा लगाकर बैठे हैं देखो भारत सरकार की ओर, वो हमने सुना है आपके यहाँ रामराज्य हैं। आशा की उन्होंने कि भारत सरकार रामराज्य के रूप में काम करता है तो वहाँ बिल्कुल अच्छे पुलिस होंगे, अच्छे अफसर होंगे, उनकी मदद लेंगे तो हमारी पुलिस बिल्कुल सक्षम बन जाएगी, कर्तव्यपरायण बन जाएगी। इसीलिए उन्होंने कहा मेहरबानी करके किसी पुलिस अफसर को भेजे जो हमारी पुलिस को शिक्षित कर दे। उन्होंने पत्र में लिखा कि हमारा पत्र मिलते ही आप एक अच्छे चुस्त कर्तव्यपरायण अच्छे पुलिस अधिकारी को हमारे यहाँ भेजिए ताकि वो यहाँ आएगा और हमारी पुलिस को शिक्षित कर देगा। पत्र को पढ़कर गृह मंत्री सचिव से कहता है, सबसे पहले पत्र गृह मंत्री को आया था, इसीलिए उन्होंने सचिव को बुलाया और सचिव को बुलाकर क्या कहा, चांद की सरकार की मदद के लिए किसी आईजी रैंक के अफसर को भेज दो, ऐसा गृह मंत्री सचिव से कहता है। पर सचिव तर्क लगाकर गृह मंत्री से कहता है कि नहीं सर, आईजी को न भेजकर किसी सीनियर इंस्पेक्टर को भेज दिया हूँ, क्योंकि यहाँ प्रोटोकॉल का संबंध आता है, ऐसा समझाकर कहते हैं। अब गृह मंत्री के अधिकार में भी हस्तक्षेप करने लगे हैं वहाँ के पुलिस अधिकारी, भारत के पुलिस अधिकारी। वो कह रहे हैं कि नहीं, हम किसी सीनियर इंस्पेक्टर को ही भेज देते हैं। आखिरकार इंस्पेक्टर माता दीन को चांद पर भेजने का निर्णय होता है। अंत में यह निर्णय हुआ, यानी भारत के गृह मंत्री और भारत के पुलिस विभाग की ओर से, कि इंस्पेक्टर माता दीन को चांद पर भेजा जाएगा। चांद की सरकार को पत्र लिखकर माता दीन के लिए पृथ्वीयान भेजने के लिए कहा जाता है। पुलिस मंत्री माता दीन को बुलाकर कहता है, देखो तुम भारतीय पुलिस की उज्जवल परंपरा के दूत की हैसियत से जा रहे हो, ऐसा काम करना कि सारे अंतरिक्ष में डिपार्टमेंट की ऐसी जय जयकार हो कि प्रधानमंत्री को भी सुनाई पड़ जाए। जब माता दीन को चांद पर भेजने की तैयारी होने लगी तब पुलिस मंत्री ने माता दीन को पास बुलाया और हिदायत दी कि तुम क्या हो, तुम भारत की पुलिस की उज्जवल परंपरा, शब्द क्या प्रयोग हुआ है देखो, उज्जवल परंपरा के दूत की हैसियत से जा रहे हो, वहाँ अच्छा काम करो, ऐसा काम करो ताकि अंतरिक्ष में डिपार्टमेंट यानी भारतीय पुलिस विभाग डिपार्टमेंट की ऐसी जय जयकार होनी चाहिए कि वह जय जयकार की गूंज प्रधानमंत्री तक सुनाई पड़ जाए। माता दीन की चांद की यात्रा का दिन आ जाता है। अब वो दिन आ गया, एक यान अंतरिक्ष अड्डे पर उतरता है, यान भी बुला लिया गया, यान आ भी गया। माता दीन सभी से विदा लेकर यान की तरफ बढ़ते हैं। वे धीरे धीरे कहते जा रहे हैं, प्रविशी नगर की जय सब काजा, हृदय रा की कौशलपुर राजा। देखिए कितनी तरबेज बोल रहे हैं वे। माता दीन यान के पास पहुंचकर मुंशी अब्दुल गफूर को पुकारता है। माता दीन जिस काम के लिए माहिर थे अब तक, वो सारे कागजात वो साथ लेने का प्रयत्न करते हैं। ये कि मुंशी अब्दुल को गफूर को पुकार कर कह रहे हैं कि देखो क्या FIR बुक रखा कि नहीं, रोजनामचे का नाम नमूना यान में रखा कि नहीं, एक बार इसकी तहकीकात कर लो, ऐसा वो पूछते हैं। माता दीन हवालदार
बलभद्र को बुलाकर उनके घर जचकी यानी उनकी पत्नी है, जचकी के भगत यानी शायद उनकी पत्नी गर्भवती है, जचकी के भगत उनकी पत्नी को मदद के लिए भेजने के लिए कहता है। बाद में माता दीन यान के चालक से पूछता है। अब इनके पास से वो सब जानकारी ले ली और वो बाद में चालक से पूछने लगे ड्राइविंग लाइसेंस है। कितनी विडंबना है देखो, जब चांद की सरकार की ओर से वायुयान भेजा गया, वायुयान चलाने वाला कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होता, उसके पास तो ड्राइविंग लाइसेंस होता ही है। ड्राइविंग लाइसेंस दिए बगैर उसको वो चलाने ही नहीं आएगा। पर उसको एक बेढंगा प्रश्न कर रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है, गाड़ी में बत्ती ठीक है। अब वो गाड़ी है क्या, वो तो हवाई जहाज है, वायुयान है। उसको कह रहे हैं गाड़ी में बत्ती ठीक है। वह यान के चालक को धमकाते हुए कहता है सब ठीक ठाक होना चाहिए वरना हरामजादे का बीच अंतरिक्ष में चालान कर दूंगा। यानी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं वायुयान के चालक के साथ। हरामजादे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इस शब्द को सुनकर चंद्रमा से आया चालक माता दीन की भाषा को सुनकर हैरान हो जाता है। वो कहता है कि हमारे यहाँ आदमी से इस तरह नहीं बोला जाता। तब माता दीन उसे कहता है जानता हूँ तुम्हारी पुलिस कमज़ोर है। अब ये अपना ही गुणगान गा रहा है कि हम किस प्रकार से चुस्त हैं, कर्तव्यपरायण हैं, इसका प्रमाण देने का प्रयत्न कर रहा है और कह रहा है कि तुम्हारी पुलिस कमज़ोर है। अभी मैं उसे ठीक करता हूँ। उसे ठीक करने का आश्वासन उसको चालक को दे रहा है। माता दीन यान में बैठ जाते हैं। वो अब भारत की सरकार की ओर से चांद की सरकार के रूप में काम करने के लिए वहाँ जाने के लिए यान में बैठ जाते हैं। हवालदार राम सजीवन भागता हुआ वहाँ आता है और माता दीन से कहता है एसपी साहब के घर से संदेशा है, चांद में ईड़ी चमकाने का पत्थर लेते आना। यानी वो एसपी साहब का क्या संदेश लेके आए हैं, कर्तव्यपरायण बनो, काम अच्छा करो, ऐसा संदेश एसपी साहब ने नहीं दिया। बल्कि क्या कहा उन्होंने कि चांद पर ऐसे कुछ पत्थर हैं जो ईड़ी चमकाने में काम आते हैं, इनको ईड़ी चमकाना देखो काम आते हैं, वो वापस आते समय लेते आना। माता दीन लाने का आश्वासन दे देता है। यान उड़ान भर लेता है। माता दीन यान चालक को कहता है अबे हॉर्न क्यों नहीं बजाता, रूल इज रूल। अब यान उड़ान भर चुका है आकाश में। अब उसको वो धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि हॉर्न क्यों नहीं बजा रहा है तू, हॉर्न बजाता चल। तब चालक ने उन्हें कहा कि देखिए साहब 200 कोस दूर कुछ कोई है ही नहीं तो हॉर्न बेवजह क्यों बजाएं। पर उसे कहते हैं रूल इज रूल, हॉर्न बजाता चल। चालक अंतरिक्ष में हॉर्न बजाता हुआ यान को चांद पर उतार देता है। माता दीन के स्वागत के लिए चांद के पुलिस अधिकारी खड़े हैं। वहाँ इनके स्वागत के लिए खड़े थे। उनको आशा थी कि बड़े आईजी रैंक का कोई व्यक्ति आएगा, लेकिन भारत की सरकार की ओर से आईजी रैंक का कोई व्यक्ति नहीं भेजा गया, बल्कि एक इंस्पेक्टर की हैसियत का या इंस्पेक्टर जो माता दीन बहुत ही चालाक हैं, धूर्त हैं और भ्रष्टाचार करने में माहिर हैं, ऐसे व्यक्ति को वहाँ भेजा था। वो अधिकारी वहाँ उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। माता दीन रोब से उतरकर अफसरों के कंधों पर नजर डालते हैं। बड़े रोब से सरसराई नजर से सभी को देखा, उन कंधों की ओर देखा। वहाँ किसी के स्टार नहीं थे। उन अधिकारियों के कंधों पर कोई स्टार नहीं लगे थे। 2 स्टार या 3 स्टार या जो स्टार होते हैं पुलिस विभाग में, वो वहाँ उनके यहाँ नहीं थे। ठीक स्वागत होने के बाद माता दीन को एक अच्छे बंगले में उनके रहने की व्यवस्था कर दी जाती है। एक दिन आराम करने के बाद माता दीन काम शुरू कर देते हैं। थोड़ी थकावट दूर करने के लिए माता दीन ने एक दिन आराम किया और बाद में जिस काम के उद्देश्य से वहाँ गए थे उस काम की शुरुआत उन्होंने कर दी। पहले वे पुलिस लाइन का निरीक्षण करते हैं। पुलिस लाइन में क्या क्या है सब उसका निरीक्षण वो करते हैं और आईजी से कहते हैं आपके यहाँ पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर नहीं है। क्या तर्क लगा रहे हैं देखो। अभी पुलिस लाइन में कोई दूसरी व्यवस्था उन्होंने नहीं देखी, पर यह देखा कि यहाँ की पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर नहीं है। हमारे राम राज्य में हर पुलिस लाइन में हनुमान जी हैं। क्या कहा कि हमारे राम राज्य में
हर पुलिस लाइन में हनुमान जी हैं, ऐसा तर्क सिखाया उन्होंने, तर्क समझाकर कहा। फिर उनके तर्क को समझकर, उनकी सलाह को समझकर, माता दीन की सलाह मानकर चांद की हर पुलिस लाइन में हनुमान जी स्थापित कर दिए जाते हैं। माता दीन दिमाग लगाकर उन कारणों का अध्ययन करते हैं कि वहाँ की पुलिस किस प्रकार से मुस्तैद नहीं है, कर्तव्यपरायण नहीं है या आलसी हो गई है। माता दिन दिमाग लगाकर उन कारणों का अध्ययन करते हैं कि जिनके चांद की पुलिस लापरवाह और अलाले ने आलसी हो गई है। उन्हें कोई पहले कोई कारण नहीं मिलता है, एकाएक माता दिन की बुद्धि में चमक आ जाती है। पहले ही माहिर से वे मुंशी से कहकर तनख्वाह का रजिस्टर मंगवा लेते हैं। इन्हें यहाँ के पुलिस में काम करने वाले जो पुलिस कांस्टेबल हैं, पुलिस इंस्पेक्टर हैं, हवालदार हैं आदि जो हैं, उनको यहाँ की सरकार की तनख्वाह देती है। वो तनख्वाह बड़े सरसराई नज़र से सब देखते हैं। तनख्वाह का रजिस्टर देखने के बाद माता दीन को कारणों का पता समझ में आ जाता है। शाम को वे पुलिस मंत्री से मिलकर उनकी पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं है इसका कारण बताते हैं। क्या तर्क कह रहे हैं देखो। अब वो माता दीन पुलिस मंत्री से कहते हैं, आप इतनी बड़ी तनख्वाहें जो देते हैं, इसलिए सिपाही को 500, हवालदार को 700, थानेदार को 1000, ये क्या मजाक है। यानी वो कहने का तात्पर्य यह है कि वो कह रहे हैं कि आप इनके काम से भी अधिक तनख्वाह इनको दे रहे हैं, इस कारण आपकी पुलिस मुस्तैद नहीं है, अलाल हो गई है। आखिर पुलिस अपराधी को क्यों पकड़े। हमारे यहाँ सिपाही को 100 और इंस्पेक्टर को 200 रुपये दिया जाता है, तो वे 24 घंटे जुर्म की तलाश करते हैं। आप इनकी तनख्वाहें फौरन घटाएं। इन्हें यहाँ से जाकर वहाँ की पुलिस की तनख्वाह घटाने की सिफारिश करने लगे। पुलिस मंत्री कहते हैं कि ये तो सरासर अन्याय होगा। अच्छा वेतन नहीं मिलेगा तो वे काम क्यों करेंगे। बराबर कहा पुलिस मंत्री ने, लेकिन माता दीन उन्हें समझा कर कहते हैं कि इसमें कोई अन्याय नहीं है। आप देखेंगे कि पहली घटी हुई तनख्वाह मिलते ही आपकी पुलिस की मनोवृत्ति में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा। माता दीन की सलाह मानकर पुलिस लोगों की तनख्वाह घटा दी जाती है। 2-3 महीनों में ही पुलिस मुस्तैद हो जाती है, अपराधी पकड़े जाते हैं, पहले से कई गुने अधिक केस रजिस्टर में दर्ज हो जाते हैं। पुलिस मंत्री माता दीन की सूझ की तारीफ करते हैं। जैसे ही उनकी तनख्वाह घटा दी गई, अब क्या हो गया, उन वहाँ के पुलिस को लोगों को भी समझ में आ गया कि पुलिस अपनी तनख्वाह घटाने के कारण अब हमारा गुजारा नहीं होगा, इसलिए हमें काम करना पड़ेगा। इसलिए वो अपराधी को ढूंढने लगे। अब वो मुस्तैद हो गए, पहले से अधिक केस रजिस्टर में दर्ज होने लगे। ये खबर पुलिस मंत्री के पास पहुंची और उन्होंने माता दीन की सूझ की तारीफ करते हुए कहा, ये जो हुआ ये किस तरह से हुआ, ये पूछते हैं उसे वो। माता दीन उन्हें समझाते हैं, देखो कम तनख्वाह दोगे तो पुलिस की गुजर नहीं होगी, इंस्पेक्टर अपना ठाट बाट मेंटेन नहीं कर पाएगा, मजबूरन उन्हें ऊपरी आमदनी करनी ही पड़ेगी, और ऊपरी आमदनी तभी होगी जब वह अपराधी को पकड़ेगा। क्या तर्क लगाया, कैसी चाल चली इंस्पेक्टर माता दी ने। उन्होंने क्या कहा कि कम तनख्वाह दोगे तो पुलिस की गुजर नहीं होगी। स्वाभाविक है, तनख्वाह कम मिलेगी तो पारिवारिक जीवन जीना दुष्कर हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, इंस्पेक्टर अपना ठाट बाट नहीं करेगा। और उन्होंने क्या कहा, मजबूरन पुलिस के लोगों को, इंस्पेक्टर जैसे रैंक के लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऊपरी आमदनी का व्यंजनात्मक अर्थ इस प्रकार से हो सकता है, ऊपरी आमदनी ने घूस, रिश्वत, और वो रिश्वत लेंगे और ये रिश्वत तभी उनको मिल सकती है, या ऊपर की आमदनी तभी उनको मिल सकती है जब वो अपराधी को पकड़ेगा। गरज है कि वह अपराधों पर नजर रखेगा। अपराधी को पकड़ने के लिए तो अपराधों पर नजर रखना ही पड़ेगा। सचेत, कर्तव्यपरायण और मुस्तैद हो जाएगा। हमारे रामराज्य के स्वच्छ और सक्षम प्रशासन का यही रहस्य है। इन्होंने ये तक कह दिया कि हमारे यहाँ जो रामराज्य स्थापित है और जो स्वच्छ प्रशासन है, उसकी नींव किस प्रकार से है कि हमारे यहाँ तनख्वाह कम दी जाती है। इस कारण वहाँ की पुलिस ऊपरी आमदनी करने के लिए घूस लेती है, रिश्वत लेती है, और रिश्वत प्राप्त करने हेतु अपराधियों को ढूंढती हैं। यह
अपने राम राज्य की पोल खोल भी उन्होंने चांद की सरकार के सामने खोल दी। चंद्रलोक में माता दीन के चमत्कार की खबर फैल जाती है। चंद्रलोक में खबर फैल गई कि क्या तनख्वाह घटाकर भी जो लोगों से काम करवा कर ले रहा है वो आदमी कैसा है, जब देखे तो सही। लोग उन्हें देखने के लिए आते हैं कि वो आदमी कैसा है जो तनख्वाह कम करके सक्षमता ला देता है। चांद की पुलिस भी ऊपरी आमदनी से खुश हो जाते हैं। अब चांद की पुलिस को अब तक ये रिश्वत लेने का प्रकार ही मालूम नहीं था। वो बेचारे बहुत ही भोले थे, तनख्वाह पर ही वो खुश थे। अब ऊपर की तनख्वाह, ऊपर की जो आमदनी है, यह आमदनी कोई बोल कर नहीं आती। कभी 1000 आती है, कभी 2000 भी आ सकती, कभी इससे भी अधिक भी हो सकती है, कभी आ भी नहीं सकती। पर इनको अब ऊपर की आमदनी मिलने लगी थी, इसलिए चांद की पुलिस भी अब बहुत खुश हो गई थी। वे माता दीन को गुरु मानते हैं। देखिए किसको गुरु मान रहे हैं वे। माता दीन को क्यों गुरु मान रहे हैं? माता दीन ने ही वहाँ की पुलिस विभाग में काम करने वाले लोगों को ऊपर की आमदनी लेना सिखाया था, इसलिए उसको गुरु मानने लगी। वो सरकार भी खुश हो जाती है, आधी समस्या हल हो जाती है। पुलिस अपराधी को पकड़ने लगती है। अब केवल मामले की जांच विधि में सुधार करना रह गया है। माता दीन किसी बड़े केस का इंतजार करते हैं। एक दिन आपसी मारपीट में एक आदमी मारा जाता है। माता दीन ने अब तक कैसे कर्तव्य करना है ये सिखाया, लेकिन ये आधा भाग हो गया था। अब वहाँ की पुलिस को मामले की जांच, केस की जांच कैसे करनी है, उसमें सुधार कैसे लाना है, ये पाठ सिखाने के लिए इंतजार कर रहे थे माता दीन। ऐसे में एक ऐसी वारदात हो गई, एक ऐसी घटना हो गई कि आपसी मारपीट में एक आदमी वहाँ मारा जाता है। चांद की पुलिस को सिखाने के लिए वही केस माता दीन हाथ में ले लेते हैं। वे पुलिस को बहुत समझा कर कहते हैं, देखो ये कत्ल का केस है, कत्ल के केस में एविडेंस बहुत पक्की होनी चाहिए। कोतवाल प्रश्न करता है, पहले कातिल का पता लगाया जाए तभी तो एविडेंस इकट्ठे किए जाएंगे। सही कहा था कोतवाल ने। पर माता दीन उसे समझा कर कहते हैं, नहीं उल्टे मत चलो, पहले एविडेंस देखो, पहले सबूत देखो। क्या कहीं खून मिला किसी के कपड़ों पर या और कहीं? तब इंस्पेक्टर ने कहा, हाँ मारने वाले तो भाग गए थे, मृतक सड़क पर बेहोश पड़ा था, एक भला आदमी वहां रहता है, उसने उसे उठाकर अस्पताल पहुंचाया है। कोतवाल ने सरल भाषा में कहा कि देखिए क्या कि हमने उस व्यक्ति को देखा है, क्योंकि मारने वाले तो उस व्यक्ति को मारकर वहां से भाग गए थे। एक भला आदमी वहां, जिसके घर के सामने घटना हुई, वो आदमी वहां रहता है, उसने उस घायल व्यक्ति को उठाकर अस्पताल में पहुंचाया था। इस कारण उसके शरीर पर, उसके कपड़े पर खून के दाग लगे हैं। उस भले आदमी के कपड़ों पर खून के दाग लगे हैं। माता दीन उस भले आदमी को फौरन गिरफ्तार करने के लिए कहता है। देखिए क्या कह रहे हैं ये। माता दीन उस भोले आदमी को ही फौरन गिरफ्तार करने के लिए वहां की पुलिस को कह रहे हैं। माता दीन का यह रूप देखकर कोतवाल कहता है, साहब उस भले आदमी ने तो उस मरते हुए आदमी को मदद की थी। पर माता दीन बड़ी चालाकी से कहता है, वह सब ठीक हैं, वह सब सही हैं, पर तुम खून के दाग ढूंढने और कहां जाओगे? जो एविडेंस मिल रहा है उसे तो कब्जे में कर लो। चांद की पुलिस भले आदमी को पकड़कर थाने में ले आती है। भला आदमी सामने से गिड़गिड़ा कर कह रहा है, मैंने तो मरते आदमी को अस्पताल भिजवाया था, मेरा कसूर क्या है? चांद की पुलिस उसकी बात से एकदम प्रभावित हो जाती। स्वाभाविक था ये। परंतु माता दीन नहीं होते। ये बड़ी चतुराई से भले आदमी को सवाल करते हैं। देखिए कितने उटपटांग सवाल हैं, कैसे बेढंगे सवाल हैं, जरा सुनिए थोड़ा। क्या कह रहे हैं वे? तुम झगड़े की जगह गए क्यों? मैं पूछता हूं झगड़े की जगह जाना ही क्यों? भला आदमी गिड़गिड़ा कर कहता है, साहब मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा वही मकान है। पर माता दीन नहीं मानते। माता दीन चांद की पुलिस को इन्वेस्टिगेशन का पाठ सिखाते हैं। गिड़गिड़ा कर वो व्यक्ति कह रहा है, बेकसूर जो व्यक्ति है वो कह रहा है कि मैं वहां गया नहीं था, वो घटना ही मेरे घर के सामने हुई। उनका वहां घर है। अब व्यक्ति अपने घर को तो छोड़कर कहीं जा नहीं सकता ना।
फिर भी माता दीन नहीं मानते। माता दीन इसी केस को हाथ में लेकर चांद की पुलिस को इन्वेस्टिगेशन यानी इस केस को कैसे हल करना है, इस केस की तहकीकात कैसे करनी है, इसका पाठ आप सिखा रहे हैं। देखो देखो, आदमी मारा गया है तो यह पक्का है कि किसी ने उसे जरूर मारा। कोई कातिल है, कोई कातिल निश्चित है, किसी को सजा होनी है। सवाल है किसको सजा होती है। पुलिस के लिए यह सवाल इतना महत्व नहीं रखता जितना यह सवाल किसी जुर्म किस पर साबित हो सकता है या किस पर साबित होना चाहिए। क्या कितनी चतुराई से, कितनी धूर्तता से वो पाठ इस प्रकार से सिखा रहे हैं कि सवाल क्या है, सवाल किसको सजा होती है, पुलिस के लिए कोई इसके लेना देना नहीं है। बस बात क्या है कि जुर्म किस पर साबित हो सकता है, इससे भी कोई लेना देना नहीं है पुलिस से। कत्ल हुआ है तो किसी मनुष्य को सजा होगी ही। अब यह शब्द प्रयोग क्या किया है हरिशंकर प्रसाद जी ने, देखिए वो पुलिस के दृष्टिकोण से कह रहे हैं कि कत्ल हुआ है तो किसी मनुष्य को, अब किसी मनुष्य को तो किसको समझेंगे हम, सजा होगी। मारने वाले को होती है या बेकसूर को, या अपने सोचने की बात नहीं है। कितना अजीब गरीब पाठ पढ़ा रहा है इंस्पेक्टर माता दीन चांद की पुलिस को कि मारने वाले को सजा होती है, बेकसूर को, यह अपने सोचने की बात नहीं। मनुष्य मनुष्य सब बराबर हैं। क्या तर्क लगाया इसने, सब में उसी परमात्मा का अंश है, हम भेदभाव नहीं कर सकते। यह पुलिस का मानवतावाद है। क्या पुलिस का मानवतावाद सिखाया इंस्पेक्टर माता दीन ने चांद की पुलिस को कि सब मनुष्य बराबर हैं, यानी अपराधी भी बराबर हैं, निरपराध भी बराबर हैं, निर्दोष और दोषी सभी को एक बराबर मान रहे हैं। कत्ल करने वाला और निर्दोष व्यक्ति भी दोनों को एक दृष्टि से देख रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इसमें भेदभाव नहीं करते, सभी में उसी परमात्मा का अंश, ऐसा उसको सिखा रहे हैं। और पुलिस का मानवतावाद इस प्रकार से सिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। दूसरा सवाल है कि किस पर जुर्म साबित होना चाहिए, इसका निर्णय इन बातों से होगा। अब वो बातें क्या है देखिए, क्या वो आदमी पुलिस के रास्ते में आता है, सवाल का अर्थ ये होगा कि पुलिस की कार्रवाई में कहीं वो बाधा पहुंचाता है या काम नहीं करने देता। दो, क्या उसे सजा दिलाने से ऊपर के लोग खुश होंगे, ऊपर के यानी अधिकारी लोग या सरकार के मंत्री संतरी जो हैं वो अधिकारी लोग खुश होंगे। माता दीन को यह बताया जाता है कि वह आदमी भला है। वहाँ की पुलिस के लोगों ने, वहाँ के लोगों ने माता दीन को समझाकर कहा कि जिस व्यक्ति को आप पकड़ कर लाए हैं वह व्यक्ति बहुत ही भला है, ईमानदार है, सत्य के रास्ते पर चलने वाला है, दूसरों की मदद करता है वह। पर पुलिस अन्याय करे तो विरोध करता है, ऐसा वहाँ के लोगों ने माता दीन को कहा। जहाँ तक ऊपर के लोगों का सवाल है, वह वर्तमान सरकार की विरोधी राजनीति वाला है। जब वहाँ के लोगों ने विरोधी राजनीति वाला ऐसा कहा, तब माता दीन को लगता है कि फर्स्ट क्लास केस है और ऊपर का सपोर्ट भी है। पर चांद का इंस्पेक्टर विरोध करते हुए कहता है कि एक निरपराध भले आदमी को सजा देना ठीक नहीं है। माता दीन बड़ी चतुराई से उसे समझाता है, देखो सब में उसी ईश्वर का अंश है, सजा इसे हो या कातिल को, फांसी पर तो ईश्वर ही चढ़ेगा ना। फिर तुम्हें कपड़ों पर खून मिल रहा है, देखिए फांसी पर तो ईश्वर ही चढ़ेगा ना, फिर तुम्हें कपड़ों पर खून मिल रहा है, इसे छोड़कर तुम कहाँ खून ढूंढते फिरोगे। चलो एफआईआर भरो, एफआईआर के रजिस्टर मंगवा लेते हैं। और माता दीन उस भोले भाले, ईमानदार और मददगार व्यक्ति के विरोध में एफआईआर भरवा लेता है। चांद की पुलिस के पास अनेक भले आदमी आते हैं जो वहाँ चांद पर रहते हैं। वे कहते हैं उस बेचारे बेकसूर को क्यों फंसा रहे हो, ऐसा तो चंद्रलोक में कभी हुआ ही नहीं। सभी लोग उसी भोले आदमी का पक्ष लेकर माता दीन तथा वहाँ की पुलिस से यही समझा कर कह रहे हैं कि ऐसा मत करिए, उस भोले आदमी को, बेकसूर आदमी को फंसाइए मत। पर माता दीन नहीं मानते। वो कोतवाल को समझाते हैं कि घबराओ मत, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। शुरू में इस काम में आदमी को शर्म आती है, यानी गलत काम करने में आदमी को शर्म आती है, यही वो समझा कर कह रहे हैं वहाँ की पुलिस को। अब आपके पास जो आए उससे कह दो कि हम जानते हैं कि वह आदमी निर्दोष है, पर हम क्या करें, यह सब ऊपर से हो रहा है,
ऐसा ढिंडोरा पीटो, ऐसा वह बाकी के लोगों से कहना शुरू कर देते हैं। परंतु कोतवाल नहीं मानता। कोतवाल बेचारा ईमानदार है। वो कह रहा है कि वह निर्दोष आदमी हमारे विरोध में एसपी के पास जाएगा, आईजी के पास जाएगा, उसके बाद पुलिस मंत्री के पास जाएगा, प्रधानमंत्री के पास जाएगा, वहाँ हमारे खिलाफ शिकायत करेगा। इसका उत्तर माता दीन बड़ी चतुराई से ढूंढ निकालते हैं। कहते हैं प्रधानमंत्री से कहेंगे कि प्रधानमंत्री भी कहेंगे कि वह निर्दोष हैं, पर यह सब ऊपर से हो रहा है, ऐसा वे भी कहेंगे। आखिरी में कोतवाल कहता है कि वह भला आदमी अपनी शिकायत लेकर परम पिता परमात्मा यानी भगवान के पास जाकर करेगा। इसका भी उत्तर माता दीन के पास तैयार है। वो कहते हैं देखो, भगवान से पूछकर आज तक कौन वापस लौट सका है। माता दीन चांद की पुलिस को ऊपर से हो रहा है यह मुहावरा सिखा देते हैं। केस की तैयारी हो जाती है। माता दीन 4-6 चोर उचक्कों को चश्मदीद गवाह के रूप में बुलाते हैं, जो वहाँ चांद की सरकार में पहले चोरी के रूप में या डकैती के रूप में, अपराधी के रूप में जो चोर पकड़े गए हैं उनको ही पकड़ कर लाया जाता है और उन्हें वे डांटते हैं, उन्हें जबरन गवाह बनने को राजी करते हैं। माता दीन इस प्रकार चांद की पुलिस को FIR बदलना, बीच में पन्ने डालना, रोजनामचा बदलना, गवाहों को तोड़ना सब सिखा देते हैं। क्या क्या सिखाया इन्होंने वहाँ की पुलिस को कि सही को गलत, गलत को सही, अपराधी को छोड़ देना, अपराध को कैसे पकड़ने का है, FIR कैसे बदलना है, FIR कैसे लिखना है, बीच में पन्ने कैसे डालने हैं बाद में काम आने के लिए, रोजनामचा कैसे बदलना है, गवाहों को तोड़ना मरोड़ना सिखाना, सब सारी चालें उसको सिखा देते हैं। बेचारे उस बेकसूर मददगार जिन्होंने उस व्यक्ति को, बीमार घायल व्यक्ति को दवाखाने तक पहुंचाया था, उस ईमानदार व्यक्ति को इनके गलत कार्यशैली की वजह से 20 साल की सजा हो जाती है। 20 साल की। चांद की पुलिस माता दीन की शिक्षा से शिक्षित हो जाती है। कितना बड़ा व्यंग्य देखिए। चांद की पुलिस माता दीन की कौन सी शिक्षा से शिक्षित हुई? इन्हें बेकसूर को पकड़ना, कसूरवार को छोड़ देना, FIR बदलना, बीच में पन्ने डालना, रोजनामचा बदलना, गवाहों को तोड़ना मरोड़ना, ये सब माता दीन ने वहाँ की पुलिस को सिखा दिया। वो शिक्षित हो गई। अब धड़ाधड़ केस बनने लगते हैं, सजा होने लगती है। इससे चांद की सरकार बहुत खुश हो जाती है। उनकी पुलिस की ऐसी मुस्तैदी भारत सरकार के सहयोग का नतीजा है, ऐसा वो मानने लगती है। चांद की संसद एक धन्यवाद प्रस्ताव पास करती है। पास कर माता दीन का सार्वजनिक अभिनंदन करती है। दुर्भाग्य है क्या जो गलत सिखा रहा है उसी का वो अभिनंदन करती हैं। भारत के पुलिस मंत्री जिन्होंने भारत सरकार की ओर से इंस्पेक्टर माता दीन को चांद की पुलिस को ठीक करने के लिए वहां भेजा था, टेलीविजन पर बैठे ये सब दृश्य देखते हैं अपनी आंखों से। एक दिन चांद की संसद का विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है। धीरे धीरे गलत काम का बुरा परिणाम वहां होने लगा और वहां संसद का अधिवेशन बुलाया गया। तब क्या हुआ? अधिवेशन में तूफान खड़ा हुआ। गुप्त अधिवेशन होने के कारण रिपोर्ट प्रकाशित नहीं होती, परंतु संसद की दीवारों से टकराकर कुछ शब्द बाहर आते हैं। सदस्य गुस्से से चिल्ला रहे थे। क्या कह रहे थे सदस्य? कोई बीमार बाप का इलाज नहीं करता, डूबते बच्चे को कोई नहीं बचाता, जलते मकान की आग कोई नहीं बुझाता, आदमी जानवर से बदतर हो गया है, सरकार फौरन इस्तीफा दे, सरकार फौरन इस्तीफा दे। इन प्रश्नों को सुनकर दूसरे दिन चांद के प्रधानमंत्री को समझ में आ जाता है कि ये जो गड़बड़ हुई या समाज में जो गंभीर सवाल निर्माण हो गए या समस्याएं निर्माण हो गई, ये पहले तो ऐसा नहीं था। ये माता दीन जब से भारत की सरकार की ओर से यहाँ चांद पर आए तब से ये सब हुआ है, ऐसा वो बिल्कुल उनको पक्का विश्वास हो जाता है। इसीलिए वो माता दीन को बुलाते हैं। वे उन्हें कहते हैं, माता दीन जी, हम आपके और भारत सरकार के बहुत आभारी हैं। अब आप कल देश वापस लौट जाइए। पर माता दीन नहीं मानते, बुरे कर्म करने के लिए माहिर हैं। वो कह रहे हैं नहीं नहीं, वे कहते हैं मैं तो टर्म खत्म करके ही जाऊंगा, यानी मेरी जितनी तारीख है उस तारीख तक मैं काम करूंगा, ऐसा वो कह रहे हैं। प्रधानमंत्री उन्हें कहते हैं कि 2 गुना तनख्वाह ले लो, 3 गुना वेतन लेकर चले जाओ, लेकिन यहाँ से अब
चले जाओ तुम, हमें अब आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। पर माता दीन सिद्धांत की बात करते हैं। वे कह रहे हैं हमें पैसा प्यारा नहीं, हमें काम प्यारा है। काम, इन्हें पैसा लेना कैसे है तो उन्होंने सिखा दिया, काम कैसे करना है ये गलत काम उन्होंने सिखा दिया। और अब सिद्धांत की बात करने लगे हैं कि हमें पैसा प्यारा नहीं है, हमें क्या प्यारा है, काम प्यारा है। काम। आखिरकार चांद के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री को एक गुप्त खत लिखते हैं, इसकी शिकायत करते हुए, माता दीन की शिकायत करते हुए। ठीक चौथे दिन माता दीन को वापस लौटने के लिए अपने आईजी का ऑर्डर मिल जाता है। माता दीन वापस आते समय एसपी साहब के घर के लिए एड़ी चमकाने का पत्थर साथ लाते हैं। माता दीन को वापस जाते देख चांद की पुलिस रो पड़ती है। अब क्यों रो रही है वह? इसीलिए रो रही हैं कि इन्होंने तो हमें बहुत अच्छा सिखाया था, ऊपरी आमदनी कैसे लेनी है, रिश्वत कैसे प्राप्त करनी है, बेकसूर को कैसे फंसाना है, अपराधी को छोड़ना है। बेकसूर को फंसाएंगे तो वो रिश्वत देगा, वो बचने के लिए कुछ करेगा, ये सब उन्होंने सिखाया था। इसीलिए इनकी ऊपर की आमदनी अब बंद हो जाएगी। इसीलिए चांद की पुलिस अब रोने लगी। एक दिन वह गुप्त पत्र खुल जाता है जो चांद की सरकार की ओर से भारत की सरकार को लिखा था। उसमें क्या लिखा था, पत्र अब खुल गया। उसमें लिखा है, इंस्पेक्टर माता दीन की सेवाएं हमें प्रदान करने के लिए अनेक धन्यवाद, पर अब आप उन्हें फौरन वापस बुला लें। हम भारत को मित्र देश समझते थे, पर आपने हमारे साथ शत्रुवत व्यवहार किया है। हम जैसे भोले लोगों से आपने विश्वासघात किया है। आपके माता दीन जी ने हमारी पुलिस को जैसा कर दिया है, जैसा पाठ सिखाया है, उसके खराब नतीजे ये हुए। कोई आदमी किसी मरते हुए आदमी के पास नहीं जाता, इस डर से कि वह कत्ल के मामले में फंसा दिया जाएगा। बेटा बीमार बाप की सेवा नहीं करता, इस डर से वो डरता है कि बाप मर गया तो उस पर कहीं हत्या का आरोप न लगा दिया जाए। घर जलते रहते हैं और कोई बुझाने के लिए नहीं जाता। बुझाने वाला ये डरता है कहीं उस पर ही आग लगाने का जुर्म कायम न कर दिया जाए। बच्चे नदी में डूबते रहते हैं और कोई नहीं बचाता, इस डर से कि उस पर बच्चे को डुबाने का आरोप न लग जाए। इन्हें सारे मानवीय संबंध समाप्त हो रहे हैं। माता दीन जी ने हमारी आदि संस्कृति नष्ट कर दी है। जो गंभीर समस्याएं खड़ी हुई चांद की सरकार के सामने, इन समस्याओं का उद्गाता या निर्माता माता दीन ही है। इसलिए क्या कहा उन्होंने कि हमारी आदि संस्कृति नष्ट कर दी है, अगर वे यहाँ रहे तो पूरी संस्कृति नष्ट कर देंगे, उन्हें फौरन रामराज्य में वापस बुला लिया जाए। मित्रों, इस प्रकार से प्रस्तुत व्यंग्य में हरिशंकर परसाई जी ने बहुत ही व्यंग्यात्मक शैली में तथाकथित रामराज्य की जो पुलिस व्यवस्था है और उसकी वजह से चांद पर बिगड़ी व्यवस्था का बहुत ही यथार्थ और व्यंग्यात्मक चित्रण किया है। इस व्यंग्य में उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को उठाया गया है जिसे पुलिस विभाग, उसकी कार्यप्रणाली, उसके सामाजिक उत्तरदायित्व, पुलिस का राजनीति से गठजोड़ आदि पर प्रकाश डाला गया है। प्रस्तुत व्यंग्य में चित्रित संवाद बहुत ही रोचक, प्रभावी और आकर्षक है। प्रस्तुत व्यंग्य आज भी प्रासंगिक है। ये पंक्ति जरा ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत व्यंग्य आज भी प्रासंगिक इसीलिए हैं, आज भी किसी पुलिस थाने में आप देख लीजिए, इंस्पेक्टर माता दीन जैसा एकाध तो भी कर्मचारी आपको देखने के लिए मिलेगा जो घूस लेता है, जो भ्रष्टाचार करता है, जो गुनहगार को छोड़कर बेगुना व्यक्ति को पकड़ता है, उसको धमकाता है, उसको डराता है, उसको सजा दिलवाता है। इस व्यंग्य की जो भाषा है, उस भाषा में प्रशासनिक, पुलिसिया, अंग्रेजी, उर्दू और हिंदी के शब्दों का समावेश है। दूसरे शब्दों में कहे तो प्रस्तुत व्यंग्य वर्तमान पुलिस व्यवस्था, खास करके भारत की पुलिस व्यवस्था और उसकी कार्यप्रणाली पर करारा व्यंग्य कर उसे आईना दिखाता है। धन्यवाद।